हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड सीआईडी फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों अगर हम प्रिपरेशन के बारे में बात करें, प्रिपरेशन हमारी बहुत अच्छी चल रही है न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी कर चुके हैं और ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कर रहे हैं दोस्तों मैचिंग टाइप क्वेश्चंस पर बात। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 2 पर ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो पेपर 2 हमारा ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उस पर बात करेंगे किस प्रकार के प्रश्न मैचिंग टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे रिलेटेड आज क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए हैं, जो कि 1 से लेकर 20 तक प्रश्नों पर हम कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कुछ सवालों पर बात करते हैं। जैसे कि अभी कुछ मैसेज आया कि मैम कि कोई आंसर गलत है। अगर आपको कोई भी आंसर गलत लगता है, रॉन्ग लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर जरूर दें। ठीक है ना, और उस पर डिस्कस करें। ठीक है, आप उस पर कमेंट्स में ही आप मुझसे पूछ सकते हैं इसका राइट आंसर ये है मैम, ये आपने गलत कराया है। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार का कोई फीडबैक आता है दोस्तों। और बाकी आपको वीडियो क्वालिटी आप अपने कैमरे के जो सेटिंग होती है उसमें बढ़ा लीजिए, क्योंकि हो सकता है वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही हो। ठीक है ना, कोई बात नहीं, उसके लिए आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों एक बात इस बात पर करेंगे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैम हम जो कि मैं टॉपिक आपको जो लेक्चर वीडियो चलती है हमारी, उसमें कोई भी एक टॉपिक हम सॉल्व करते हैं, यानी कोई एक टॉपिक क्लियर करते हैं। दोस्तों टॉपिक का मतलब होता है कि मैं आपको किसी भी यूनिट का जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं कि ये टॉपिक क्या कह रहा है। लेकिन अगर बात करें हम क्वेश्चन में उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आंसर में कैसे हमने उसको लिखना है, कैसे हमने एक्सप्लेनेशन करना है, एक्सप्लेनेशन को आपको एक लाइन की कम से कम 1 पेज तक की एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो, इतने एलिजिबल हो। अब आप बड़े स्टूडेंट्स हो, छोटे नहीं हो, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो आप। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी बातें ना करें कि मैम 5 नंबर में इसको कैसे लिखेंगे, 150 शब्द, यानी कि कम से कम मैं आपको यहाँ पर 100 लाइनों में लिखकर पूरा एक टॉपिक क्लियर करती हूँ। आपको एक टॉपिक का मतलब है, चाहे कोई भी एक चीज ले लीजिए, उसकी परिभाषा, अर्थ, प्रकार बताती हूँ। एक्सप्लेनेशन जब मैं आपको बोलती हूँ, आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए ना, उसको आप सुनिए, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको टॉपिक बता सकती हूँ, एक्सप्लेनेशन 250 शब्दों का मैं छोटी क्लासों के बच्चों की तरह आपको क्वेश्चन आंसर नहीं बता सकते कि मैम 10 नंबर का क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन बता सकती हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता सकती हूँ, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकती हूँ, लेकिन आंसर तो एक ऐसी बात हो गई कि दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रही कि मैम 10 नंबर में इसको कैसे लिखेंगे। भाई आपको एक्सप्लेन करना है। हाँ, अगर कोई टॉपिक ऐसा है आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है उसके बारे में, वो मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा ध्यान दें इस चीज पर। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पेपर 2 से हमारे मैचिंग टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स वाले पेपर से पेपर 2। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विकास का एक क्रम होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। विकास का सिद्धांत, यानी कि किस विकास के सिद्धांत का ये अर्थ है कि विकास का एक क्रम होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। देखिए दोस्तों, विकास का एक क्रम होता है जिसे बदला नहीं जा सकता, यानी कि ये विकास के एक रूपता का सिद्धांत है, जो हमें बताता है कि बाल विकास या मानव विकास का एक क्रम का सिद्धांत है, या एक रूपता का सिद्धांत ये कहता है कि मानव का विकास एक क्रम में होता है, आगे पीछे नहीं होगा। एग्जाम्पल के ले लीजिए, कोई बच्चा जन्म के बाद जब बोलना सीखता है, ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, बैबलिंग करता है, वो एक शब्द बोलता है, अनुकरण करता है, धीरे धीरे बोलता है। ऐसा तो नहीं कि बच्चा सबसे पहले बोलना, शब्दों को, वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है। सबसे पहले किसी एक शब्द को बोलेगा, ठीक है, उसके बाद अनुकरण करेगा, धीरे धीरे वाक्यों पर पहुंचेगा, उसके बाद क्या, स्मृति द्वारा अपने बहुत सारे वाक्य बोलेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म के तुरंत ही बोलना शुरू करता है, धीरे धीरे उसका एक क्रम है, उस क्रम के साथ साथ वो बोलना सीखता है, यानी कि एक रूपता का सिद्धांत है। धीरे जो क्रम है उस क्रम के अनुसार बच्चे में विकास होता है। तो विकास का एक क्रम का सिद्धांत जो है वो कह रहे हैं विकास का एक क्रम होता है जिसे बदला नहीं जा सकता, यानी कि हम बदल नहीं सकते। कोई बच्चा पैदा होकर सीधे बात करना शुरू नहीं करता है, तो ये एक ऐसी चीज है कि इसे हम बदल नहीं सकते, विकास के क्रम को बदला नहीं जा सकता। और ये विकास का सिद्धांत कौन सा है, विकास के एक रूपता का सिद्धांत या विकास के क्रम का सिद्धांत। यहां देख लीजिए भाई, विकास के क्रम का सिद्धांत ये रहा हमारा, ब्लैक मार्कर,
विकास के एक रूप क्रम का सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट का आंसर ये रहा, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। ठीक है, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत ये बताता है कि विकास का एक क्रम होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बालक का विकास किसका परिणाम है? बालक का विकास किसका परिणाम है? तो बालक का विकास जो है उसके वंशानुक्रम और वातावरण का अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, तो वंशानुक्रम या आनुवांशिकता और वातावरण का परिणाम। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया, वंशानुक्रम या वातावरण। आनुवांशिकता की जगह आपको वंशानुक्रम भी मिलेगा, आप लगा सकते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का या आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास का सिद्धांत है। यानी कि कौन से विकास का सिद्धांत की ये व्याख्या है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? तो मस्तानुन्मुखी का सिद्धांत है ये, विकास का मस्तानुन्मुखी सिद्धांत है, जिसमें ये कहा गया है कि बालक का विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, मस्तानुन्मुखी सिद्धांत। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर यहाँ मिलेगा। ठीक है, मस्तानुन्मुखी सिद्धांत ये कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि बालक का विकास जब होता है तो सिर से पैर की ओर होता है। जैसे कि बच्चे की सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, मस्तिष्क का विकास हो रहा है, सबसे पहले बच्चा गर्दन संभालना सीखता है। उसका जन्म होता है, सबसे पहले क्या करता है? हेड कंट्रोल करता है, धीरे धीरे अपने कंधों को संभालता है, यानी कि अपने शोल्डर्स कंट्रोल करता है। धीरे धीरे वो क्या करता है? अपने बॉडी यानी कि पेट के बल लुढ़कना सीखता है, जैसे कहते हैं पलटावी बदलाव जब आता है। ठीक है, उसके बाद क्या? घुटनों के बल वह सीखता है, घुटनों के बल क्रॉल करना सीखता है, घुटनों के बल चलता है, पैरों से टिकना सीखता है, सपोर्ट के साथ सीखता है, विदाउट सपोर्ट सीखता है। यानी कि धीरे धीरे वह पैरों से दौड़ना और चलना सीख जाता है। तो सिर से लेकर पैर तक उसका विकास होता है। तो कह रहे हैं विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास का सिद्धांत कौन सा है? मस्तानुन्मुखी का सिद्धांत कहता है कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, जिसे मस्तानुन्मुखी सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालक के सामाजिकरण में प्राथमिक भूमिका होती है। यानी कि बालक के सामाजिकरण में प्राथमिक भूमिका कौन निभाता है? यह बालक के सामाजिकरण में प्राथमिक भूमिका किसकी होनी चाहिए या किसकी होती है? आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बालक के सामाजिक करण में प्राथमिक भूमिका किसकी होती है? परिवार और माता पिता की। परिवार और माता पिता, ये रहे 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, सबसे गहन एवं जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में होता है? सबसे गहन और जटिल या कठिन सामाजिकरण किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों विकास की अवस्था, सबसे सामाजिकरण की अवस्था कठिन है। जटिल अवस्था किसे कहा गया है? किशोर अवस्था को कहा गया है सामाजिकरण की अवस्था। तो सबसे गहन एवं जटिल सामाजिकरण किशोर अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर किशोर अवस्था, किशोर अवस्था ये रहा आपका। ठीक है, किशोर अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था किस विद्वान ने दी है? संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक जो विकास की अवस्था है, हम कह सकते हैं बाल विकास की अवस्थाएं किसने दी है? इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, बाल विकास की अवस्था किसने खोज की है या बाल विकास की अवस्था किसने दी है? बाल विकास की या संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई हैं? या संज्ञानात्मक विकास की अवस्था किस विद्वान ने दी है? ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों जीन पियाजे ने दी है, और इन्होंने कौन कौन सी? संवेदीगामक अवस्था, मूर्त पूर्व संज्ञानात्मक, मूर्त संज्ञानात्मक और अमूर्त संज्ञानात्मक, 4 अवस्थाएं हैं इनकी। ठीक है, ध्यान रखना, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 हैं, मैंने आपको करा दी हैं। और ये किसने दी है? जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे कहाँ है? ये है जीन पियाजे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है?
नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया है, जिन्होंने अलग अलग अवस्थाओं में नैतिक विकास को बताया है। ठीक है, अलग अलग स्टेज अवस्थाएं, यहाँ पर देखना नैतिक विकास का सिद्धांत और नैतिक विकास की अवस्थाएं भी इन्होंने बताई हैं अलग अलग। ठीक है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया है। कोलबर्ग कहाँ है, ये रहे 6 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, गलत हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कोलबर्ग ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, किसी ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि जब हम किसी भी ज्ञान को ग्रहण करते हैं या किसी भी प्रक्रिया को सीख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, या किसी ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, किसी ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो संज्ञान, किसी ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है। संज्ञान कहाँ है, ये है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, संज्ञान कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर ऑपरेटर, इंजीनियर, मैकेनिक आदि सभी में पाई जाने वाली बुद्धि है। यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक, इंजीनियर, इन सब में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो दोस्तों बुद्धि के 3 प्रकार है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है, मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि और स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है ना, स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है। स्थूल बुद्धि क्यों कहा गया, उसको ग्रॉस मोटर से संबंधित होती है, इसलिए उसको स्थूल बुद्धि भी कहा गया है, ध्यान रखना। तो कंप्यूटर ऑपरेटर, इंजीनियर और मैकेनिक आदि सभी में पाई जाने वाली बुद्धि यांत्रिक बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है, यांत्रिक बुद्धि। और यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है। तो कौन सी हुई है, यांत्रिक बुद्धि, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर सामाजिक बुद्धि किन किन में पाई जाती है, हमारे राजनीतिक नेता हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, ठीक है, चिकित्सक हो गए, काउंसलर हो गए, ठीक है, इनमें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और बाकी अगर हम बात, जो पंडित हो गए उनमें पाई जाती है सामाजिक बुद्धि। और अमूर्त बुद्धि किन में पाई जाती है, शिक्षक हो गए, हमारे लेखक हो गए, इन लोगों में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। शिक्षक हो गए, लेखक हो गए, कलाकार हो गए, इनमें कैसी बुद्धि पाई जाती है, अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बहुकारक सिद्धांत दोस्तों थॉर्नडाइक ने दिया है, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना होता है। यानी कि जब बच्चा 2 वर्ष तक का हो जाता है तो 2 वर्ष तक के बच्चे में कितने शब्दों का भंडारण आ जाता है, या कितने शब्द बोल लेता है, या वह कितने शब्दों को बोल सकता है। तो सामान्य विकास के अनुसार देखें, 2 वर्ष तक के अंत तक बच्चा, शिशु, अंत तक शिशु जो है 100 शब्दों को बोल सकता है। यानी कि 100 शब्दों का भंडारण उसमें आ जाता है, या 100 शब्दों का विकास हो जाता है। कितने शब्दों का हो जाता है, 100 शब्दों का। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 100 शब्दों का भंडारण हो जाता है 2 वर्ष तक के शिशु में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन कहलाता है। अब देखना यहाँ पर, मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन। क्वेश्चन अब तक हमने ये किया था कि व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है, अनुभव है, सीखना है। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं मानव व्यवहार में होने वाला परिवर्तन या होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो कहीं कहीं प्रश्नों के शब्द बदल दिए जाएंगे, प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया जाएगा, उत्तरों का जो शब्द होगा, जो आंसर्स होंगे, हमने अब तक सीखना लिखा था कि व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है, सीखना है। ठीक है ना, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अनुभव द्वारा, या व्यवहार में सीखे गए किसी क्रिया का अनुभव क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। इस तरीके से किया था इन्होंने, मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, शब्दों को बदलकर का अर्थ वही है। तो यहाँ पर ध्यान रखना थोड़ा सा, तो मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 12, अधिगम। ठीक है, 13 देखिए, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है। स्कीमा और स्कीम्स और सामान्यीकरण
और अनुकूलन, ये किसके सिद्धांत है? जीन पियाजे के हैं, ध्यान रखना, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जीन पियाजे। दूसरी जगह कहाँ है? ये रहे, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है, किसने परिभाषित किया है या किसके द्वारा परिभाषित किया गया है बुद्धि को, कि बुद्धि क्या है? तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। तो दोस्तों ये कहा है, स्पेयरमैन ने किया है इसको परिभाषित, की बुद्धि क्या है? तार्किक चिंतन करने की योग्यता है, स्पेयरमैन ने कहा है। तो इनका ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 आ गया यहाँ पर, ठीक, स्पेयरमैन में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक है, यानी कि बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक है। ये क्वेश्चन मैंने दो एक जैसे हैं, आंसर भी दोनों के एक है, लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया गया है, इसलिए करा है। जैसे सबसे पहले हमने करा था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, बालक के सामाजिकरण में प्राथमिक भूमिका, और यहाँ पर कह रहे हैं बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक। दोनों चीजें एक ही चीज है, दोनों के आंसर भी एक हैं, लेकिन ध्यान रखना है हमने कहां पर कौन सा जवाब देना है। तो बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक उसका परिवार होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर परिवार। 16 देखिए, आकार, सोच, समझ आदि कौशलों में वृद्धि क्या कहलाती है? यानी कि आकार, आकार का मतलब है किसी चीज का आकार बढ़ जाना, विस्तृत हो जाना, जिसमें सोच है, समझ है, चिंतन है, ठीक है ना, सोच समझ चिंतन गहन बढ़ रहा है, उन कौशलों में वृद्धि क्या कहलाती है? तो दोस्तों जहां पर आकार और सोच समझ की बात आती है वो कहाँ क्या आ जाता है? सोच और समझ एक विकास से संबंधित है, तो विकास में वृद्धि कहलाती है। 16 का विकास में वृद्धि, 17 कह रहा है, मानव विकास में किस अवस्था में बच्चे के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करेंगे, मानव विकास में किस अवस्था में, यानी कि मानव विकास के किस अवस्था में बच्चे के सीखने की गति सर्वाधिक होती है, यानी कि किस अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा गति से सीखता है या सबसे ज्यादा सीखता है। तो दोस्तों गति जो सीखने की प्रक्रिया है कब हमेशा निरंतर रहती है, जीवन से लेके मृत्यु तक, ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास जो है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों कि इसकी गति का मतलब है जैसे कि बच्चा शैशव अवस्था में सर्वाधिक गति होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बाल अवस्था में आके उसकी रुक जाती है, किशोर अवस्था में फिर तेज गति के साथ होता है उसके अंदर विकास। तो मानव विकास में किस अवस्था में? शैशवावस्था, इसका आंसर होगा शैशवावस्था, कहीं दे रखा है, ये रहा शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर शैशवावस्था में, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि मानव विकास के किस अवस्था में बच्चे के सीखने की गति क्या होती है? कम होती है या धीमी होती है, तो बाल अवस्था लगा देना, ठीक है ना। बाल अवस्था में सीखने की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, और किशोर अवस्था में फिर बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अपने ही अतीत के अनुभवों की कल्पना करना एवं पहचान करना क्या कहलाता है? यानी कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है अपने ही अतीत के अनुभवों की कल्पना, यानी कि जो कार्य हम कर चुके हैं उसको दोबारा से रिमाइंड करना है, हमने दोबारा से सोचना है, उसकी हम कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि जो हम कर चुके हैं उसकी केवल कल्पना कर सकते हैं उस समय की, ठीक है, उस स्थिति या परिस्थिति की। अपने अतीत के अनुभवों की कल्पना करना और पहचानना क्या कहलाता है, या पहचानने की प्रक्रिया कहलाती है स्मृति कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? स्मृति, यानी कि मेमोरी। 18 का आंसर मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ मेमोरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सीखी हुई बातों को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। यानी कि सीखी हुई बातों को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, यानी कि किसी भी सीखी हुई बात को क्या होगा, वहां पर हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ याद नहीं कर पा रहे हैं भूले हुए बात को या अपने अतीत को हम पुनः स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, या कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? इसमें ऐसे स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? विस्मृति, ठीक है, विस्मृति। विस्मृति ये रहा, ये हो जाएगा आपका 19।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिवृद्धि में परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि में परिवर्तन होता है, हम कह सकते हैं अभिवृद्धि क्या है, एक संरचनात्मक परिवर्तन है। तो दोस्तों अभिवृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ये रहा। ठीक है, तो दोस्तों आज भी हमने 20 प्रश्न कर लिए। इसको करना कैसे है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन पेपर को जैसे ही पढ़ना है, अटेम्प्ट कर रहे हैं, वहां पर हमने अपने एक तो हमने अपनी कॉपी में मेंशन करना है पार्ट ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, जहां पर हमारे ऑप्शन दिए होंगे, सब जैसे हमने मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर जिसमें हमारे ABCD 4 क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, हमने इनको कर लिया। या आपके ऑप्शन ABC में नहीं मिलेंगे तो इस तरीके से मिलेंगे ये। ठीक है, इस तरीके से मिलेंगे। तो हमने आंसर ऐसे ही देने। अब इसके आंसर कैसे देने आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा पहला हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, यहाँ पर हमने ट्रू एंड फॉल्स कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आया हमारा मैचिंग्स पर। ठीक है, मैचिंग्स पर आया। अब यहाँ पर उन्होंने ये दिया है, पहला क्वेश्चन जो है मैचिंग्स में ये दिया है। तो हमने क्या करना है, पार्ट तो हमारा चल रहा है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 मैचिंग्स, यहाँ पर हमने एक हेडिंग डाला मैचिंग्स का। क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पर ये 1 करेंगे, ब्लैक पेन से, रेड और ब्लू पेन से हमने यहाँ पर आंसर लिखना है। तो आंसर हमारा पहले का जो था विकास का, यहाँ पे छोटा देखते हैं कोई, परिणाम बड़ा हो जाएगा, सिद्धांत भी बड़ा है, सामाजिकरण सबसे गहन, किशोर अवस्था। इसका सबसे गहन एवं जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में होता है, तो कहाँ होता है, इसका है किशोर अवस्था में। तो पहले का हमें पता होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे किशोर अवस्था, किशोरावस्था। क्योंकि यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से नहीं करना है आपको। ठीक है, मिलान ना ही उसके सामने करना है, सामने मिलान थोड़ी होता है इस तरीके से। ऐसे छोटे बच्चों की तरह, छोटी क्लास की तरह हमने नहीं करने आंसर्स। ध्यान देना, एग्जामिनर आपका तरीका देखता है। ठीक है ना, क्योंकि आप अब टीचर्स हैं, है ना, उस चीज को ध्यान देना। ऐसे ही हमने क्या करना है, इसी तरीके से देना है। मैचिंग्स तो आपको इसी तरीके से करनी होंगी। ठीक है ना, सेकंड का भी आप ऐसे ही करेंगे। सेकंड आंसर दे रहे हैं, ब्लैक से हमने इसमें 2 डाला, सेकंड डाला, या और फिर यहाँ ब्लू पेन से अपना हमने आंसर लिखा, और यहाँ पर जो भी इसका आंसर है हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से करेंगे। और ये हेडिंग डालेंगे आप, मेन हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैचिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। उसके बाद ये इसके जो ऑप्शन होंगे उसके आंसर आप लिखते रहेंगे ब्लू पेन। ठीक है, और बाकी का पैटर्न कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको जैसे कि अभी भी लास्ट क्लास में बताया कि मैं आपको पैटर्न सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छे से बताऊंगी। ठीक है ना, किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, किस तरीके से लिखना है। तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी हमारी क्वेश्चन सीरीज चल ही रही है, और फिलिंग द ब्लैंक्स का भी एक मैसेज था कि मैम फिलिंग द ब्लैंक्स कराइए, तो उसको भी करेंगे हम। ठीक है, एग्जाम तक होने तक आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, परेशान ना हो। और बाकी बस आप ये ध्यान देना, क्योंकि न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न में थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। लास्ट ईयर जब, अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं, तो किसी एक फ्रेंड का मैसेज था कि मैम मैंने आंसर पहले क्वेश्चंस लिखे, उन्होंने क्या किया था, कहीं ना कहीं उनका आंसर वो सही देकर आए थे, लेकिन आंसर देने का तरीका गलत हो गया। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखा, जैसे हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, प्रभावित अंगों के अनुसार सीपी के प्रकार लिखना है। ठीक है, सीपी के प्रकार, यहाँ पर ऑप्शन दिए उन्होंने, प्रभावित अंगों के अनुसार ऑप्शन, यहाँ पर सीपी का, या हम कह सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बना लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव टाइप, प्रभावित अंगों के अनुसार पैराप्लीजिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, अंग प्रभावित होता है। ठीक है, एक बना लिया हमने। ठीक है, उन्होंने क्या किया था दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने यहाँ लिखा था पार्ट ए लिखा उन्होंने, उसके बाद क्या लिखा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न। ठीक है, उन्होंने उसके बाद ये चीज उतारी, उतारने के बाद उन्होंने यहाँ पर दिया गया था जैसे 3 अंग। ठीक है, यहाँ पर हाथ पैर, उन्होंने 4 ऑप्शन यहाँ उतारे।
टाइम वेस्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने आंसर यहाँ पर करा, उन्होंने क्या करा, चारों ऑप्शन देने के बाद एक आंसर यहाँ पर लिखा उन्होंने। तो यहाँ पर एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये यहाँ पर तो इन्होंने क्वेश्चन उतार दिए, ये फिर क्या है, और यहाँ तक कि तीनों उन्होंने अटेम्प्ट किए। अब एग्जामिनर आपको मार्क्स कैसे करेगा, समझ रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, उनको क्वेश्चन ऑलरेडी पूरा रीड होता है, ऑलरेडी उनके माइंड में सेव होता है, वो केवल आपका आंसर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। आपको क्या करना है, ये सारा नहीं करना है। ये मान लीजिए हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पेपर पैटर्न में दिया हुआ है। अब हमने इसका आंसर कैसे देना है, सीधा सीधा वैकल्पिक प्रश्न चल रहे हैं हमारे, यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर डाल दिया हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला ये आया तो इसका आंसर है पैराप्लीजिया में दोनों पैर प्रभावित होते हैं। ये हो गया आपका वैकल्पिक प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, कितने कम समय में बहुत अच्छे से। अब अगर एग्जामिनर सीधा ये देखेगा जो वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न, सबसे पहले का आंसर उन्होंने दोनों पैर को प्रभावित होते हैं, पैराप्लीजिया में बात खत्म होगी। यहाँ पर आपका सारा कंफ्यूजन दूर। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना होगा, बाकी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। तो ये वाली गलती ना करें कि आप पूरा पेपर पैटर्न उतार रहे हैं उसके बाद आप आंसर दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, आप कंफ्यूज भी होंगे और मार्किंग भी आपकी फिर गलत हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखें दोस्तों। तो आपको मैचिंग्स कैसे करना है, सेम इसी तरीके से करना है। पहले उनको पढ़ना है अच्छे से क्वेश्चन, उसके बाद आंसर पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है। जब आप आंसर एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है ना, जब आंसर पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ आप आंसर ढूंढ सकते हैं जल्दी कि कहां पर कौन सा। बार बार आपको एक एक करके इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि सबसे पहले हमने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर उनके आंसर दे रखे हैं, इसमें आंसर पढ़ने हैं। सेम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी यही करना है, आपने पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर आंसर पढ़ने हैं, फिर क्वेश्चंस पढ़ने हैं। उसमें क्या हो जाता है, हमारे माइंड में जो पहले का सेव होता है, हमारा रिवीजन किया हुआ होता है, वो हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। कुछ मिस्टेक आपको ध्यान रखनी है, ये गलतियां नहीं करनी है पेपर के समय में। बाकी अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।